हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये 500 क्वेश्चन आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन के सेट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये 50-50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में, वो एसएससी, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आर्मी, नेवी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो का जो सीरीज है उसे आप जरूर कंप्लीट करें। ये इसका सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट नंबर 2 सेट अपलोड किए जा चुके हैं। इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने पर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि अडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? भारत का जो राज्य चिन्ह है उसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसे कौन से ग्रंथ से लिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ही राज्य चिन्ह के नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का जो राज्य चिन्ह है उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के राज्य चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, मैकाले ने। मैकाले के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना इनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और किस जगह इसकी स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदयाल मद्रास में। अदयाल मद्रास में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगम युग में अरंगू कहते थे। तो संगम युग में अरंगू कहते थे। संगम युग जो था वो 100 से 300 ईस्वी तक का, जो 300 ईस्वी का जो काल था उसे संगम युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में रंगमंच जो हुआ करते थे उन्हें ही अरंगू के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगमंच। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर था, इस कैलाश मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत वंश। राजपूत वंश के द्वारा ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। राजपूत वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत्र थी। और राष्ट्रकूट वंश का ही एक शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम के द्वारा ही कैलाश मंदिर, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो अशोक का एक फेमस युद्ध था जिससे जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध लड़ा कब गया था? तो 261 BC, या इसे हम कह सकते हैं अशोक के शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म का मार्ग अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो अशोक के जो 13वें शिलालेख है इससे हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था?
तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है इसे सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा बनाया गया था और इसका जो निर्माण था वो 15वीं सदी में किया गया था। इसके निर्माण के लिए भूमि जो देने वाले मुगल शासक था वो अकबर था। अकबर के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो जो भगवद गीता था उसे महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। भगवद गीता को महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था और ये प्रारंभ में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स विल्किंसन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है ये किसको समझा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता समझा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाटों का प्लूटो कहा जाता है, इनमें से कौन से शासक है जिसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजमल। सूरजमल को ही जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाटों के जो प्रथम राजा थे वो राजा वीरभद्र थे और जो सूरजमल था वो राजस्थान के भरतपुर का एक हिंदू जाट राजा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो हमें पता है 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें किस ग्रंथ के द्वारा मिलती है। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगंतुक निकाय। आगंतुक निकाय के द्वारा ही हमें 16 जो महाजनपद हैं उन महाजनपदों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। कौन सा इसमें से सारनाथ स्तूप, अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप या भरहुत का स्तूप, इन चारों स्तूपों में किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप के निर्माण में ही सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अमरावती के स्तूप का निर्माण 1797 ईस्वी में कार्लिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। 1797 में कार्लिन मैकेंजी के द्वारा अमरावती का स्तूप का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। डच व्यापारियों का जो फैक्ट्री था वो किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकत। पुलिकत में ही डच व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इनकी जो फैक्ट्री थी वो 1595 ईस्वी में डच जो थे वो 1595 ईस्वी में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया था। भारत में पहली बार सिविल सेवा की जो परीक्षा थी वो 1857 में की गई थी। भारत में पहली बार सिविल सेवा का जो पद है वो एग्ज़ाम के द्वारा चुना जाना का जो स्टार्ट हुआ था वो 1857 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? यानी जो पहले वर्ण व्यवस्था चल रहा था वो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था में बदल गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मनयम कहते हैं। मनयम किसे कहा जाता है? तो मनयम है जो वो ग्रामीण न्यायालय को, राजधानी के न्यायालय को, सेना को या राज दरबार को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजधानी के न्यायालय को। राजधानी का जो न्यायालय हाईकोर्ट होता था उसे ही मनयम कहा जाता था। और ये मनयम शब्द जो है ये भी संगम काल के से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगम काल में भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। संगम काल में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन थी? रुई व रेशम, हाथी दांत, मसाले, हथियार। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मसाले। संगम काल में भारत से सबसे ज़्यादा मसालों का निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैष्णव मत किस शासक के संरक्षण में अपने चरमोत्सव पर पहुंच गया? कौन सा शासक था जिसके समय जो वैष्णव धर्म था वो अपने चरम पर पहुंच गया था? मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। गुप्त शासन के समय जो वैष्णव मत था वो अपने चरम स्थान पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में कृषि का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, सराय नाहर से, मेहरगढ़ से या बुझहोम से? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलाई दरवाज़ा था उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलाई दरवाज़ा था उसे 1311 ईस्वी में दिल्ली में बनाया गया था। इस इमारत को दरवाजे को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और इस जो अलाई दरवाज़ा था इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहने वाला कौन था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्शल के द्वारा ही इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा कौन सा काम किया गया जिसे उसने अनिष्ट की संज्ञा दे दी? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन की निकास। धन के निकास का जो कार्य था वो अंग्रेजों ने किया था जिसे दादा भाई नौरोजी ने अनिष्ट संज्ञा दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में जो गुफा और शैलकृत मंदिर बनाया गया है ये किस धर्म से संबंधित है? तो पहले देखते हैं, जो एलोरा की जो गुफाएं थी उसे राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। और ये एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंध रखती हैं। इसके आगे, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमें हमारे फेसबुक पेज जंगल जी के क्लास में जरूर फॉलो करें। साथ ही वीडियो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए या इम्पोर्टेंट PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें।
सेवन बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? सेवन बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसे ही बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, जी सेवन बेलगोला जो कर्नाटक राज्य में के अंतर्गत आता है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण किया था वो चामुंड राय के द्वारा किया गया था। इस गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, इसकी जो ऊंचाई है वो 57 फीट है। ये गोमतेश्वर, जिसे बाहुबली की भी मूर्ति कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 57 फीट है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी वो किसके साथ की गई थी? तो जो अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या चिर अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जो ज़मीन था उनके अंतर्गत उस पर उनका मालिकाना हक दे दिया गया। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो पिंडारी किसे कहा जाता? तो दक्षिण की जो जाति थी, दक्षिण में जो एक जाति थी पिंडारी, वो शुरू में खेती बाड़ी करते थे, परंतु बाद में वो धीरे धीरे लूट मार करने लग गए, जिसके कारण लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इनका उन्मूलन कर दिया गया। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारी जो थे उन पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया, यानी उसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1940, 1939, 1941, 1942। तो इसमें जो सही है वो है 1942 को। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय भारत में जो वायसराय थे वो लिन लिथगो थे। लिन लिथगो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? कौन सा नियम था जिसके अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में किया हुआ था? आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय ही आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो 1 अगस्त 1920 को किया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ था वो 1 अगस्त 1920 को किया गया था। इस आंदोलन को लागू करने के पीछे उनका जो कारण था वो था 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने के कारण। 1919 में जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, इसी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। इस आंदोलन को निरस्त करने के लिए किया गया था 1911 में किया गया था, और इसको जो निरस्त करने वाले जो वायसराय थे वो लॉर्ड हुडिंग थे। लॉर्ड हुडिंग के द्वारा ही 1911 में बंगाल के विभाजन को निरस्त किया गया था, जबकि बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था।
पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय पारित किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय ही पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो मुस्लिम लीग जो 30 दिसंबर को ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग 1940 से शुरू कर दी थी। 1940 से मुस्लिम लीग अपने खुद के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय थे वो जेम्स फोर्ड थे। जेम्स फोर्ड के शासनकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? इस 1498, 1398, 1489 या 1598? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। भारत आने के लिए उन्होंने जिस मार्ग का उपयोग किया उसे कैंप ऑफ गुड होप कहा जाता है और जिस भारत में कालीकत जो बंदरगाह था वहाँ पे वास्को डी गामा रुका था। वहाँ का एक हिंदू शासक था जमैक, जिसने उसका भव्य स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने का जो समय था वो 1498 था। क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गांधी जी का दांडी मार्च है, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका हम पहले साल देख लेते हैं, वो किस किस वर्ष हुए। जैसे स्वदेशी आंदोलन था, ये 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन था, ये 1920 से 22 के बीच चला था। फिर सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही 1919 में हुआ था। और ये जो दांडी मार्च हुआ था, ये दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च था वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 1930 में दांडी मार्च भी हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही दांडी मार्च भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? जिसका सही भारत छोड़ने, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है भारत छोड़ने और भारत का विभाजन। यहाँ पे भी हम ऑप्शन में कुछ योजना है उनका वर्ष देख लेते हैं पहले। क्रिप्स योजना 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ था। माउंटबेटन जो योजना था वो 1947 में हुआ था और वेवेल योजना था ये 1945 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत का आज़ाद होने का समय है, जिसका जो भारत कब आज़ाद हुआ तो 1947 में, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माउंटबेटन योजना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांत के स्तर पर द्वैध शासन को लागू किया गया था। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांत के स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की शासक थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के आने से पूर्व जैन धर्म में 4 सिद्धांत चले आए थे। वो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने इसमें ब्रह्मचार्य को भी जोड़ दिया, जिसके बाद इसे पंचशील सिद्धांत कहा जाने लगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, इन 5 सिद्धांत को पंचशील सिद्धांत कहा जाने लगा जब महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य को भी जैन के सिद्धांत में जोड़ दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 42 है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया था, परंतु जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पे एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 43। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सोचा था, जिसके लिए उन्हें कुछ मुगल सम्राट के द्वारा फरमान जारी किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के द्वारा ही अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी गई थी और यह आज्ञा उन्हें 1608 ईस्वी में दी गई थी। अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने का जो अनुमति मिला गया था वो 1608 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित मुगल सम्राट में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा गया? जितने मुगल सम्राट हुए उनमें निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां को ही मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का जो काल था उसे मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था और इसलिए इसे ही निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है। तंजौर के विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजौर में जो विद्येश्वर मंदिर है, इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो इस मंदिर को बनवाने वाले एक चोल शासक थे, जिसका नाम था राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा ही तंजौर में विद्येश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी? लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी? यहाँ जो नाम दिया गया है उसमें देख लें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा ही वेलेजली के साथ सहायक संधि 1798 में की गई थी। फिर इससे पहले अवध के नवाब के द्वारा 1801 में सहायक संधि को अपनाया गया था और कर्नाटक के 1799 में अपनाया था। अवध के नवाब के द्वारा सहायक संधि को अपनाया गया था 1801 में,
हैदराबाद के निजाम के द्वारा सहायक संधि को अपनाया गया 1798 में, और कर्नाटक के नवाब के द्वारा सहायक संधि को 1799 ईस्वी में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत्र थी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? मयूर सिंहासन जो था उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन को फारस का एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह के द्वारा ही मयूर सिंहासन को और साथ में कोने या दोनों को लूट कर लेके फारस लेके चला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह। मयूर सिंहासन को भी बादल शाह के द्वारा बनवाया गया था, मतलब शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था, लेकिन बनाने वाले जो वास्तुकार थे वो भी बादल खां थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां जो एक मंगोल था वो उसने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल से ही चंगेज खां का भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गया था। बलबन था जिसने बलबन ने चंगेज खां जो मंगोल का भारत पर आक्रमण होता था उसे भारत से बाहर रखा था बलबन के द्वारा। फिर अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय चंगेज खां ने 6 बार भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और एक रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर से प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हो जाएगा इसकी भारतीय अध्यक्ष हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। ये सेट हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।